नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से, जहां की बाराबंकी से है। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हुआ है और खड़ी डबल डेकर बस में टक्कर ने मारी टक्कर। और वहीं हादसे में बस सवार 18 मजदूरों की मौत हो गई है और वहीं 11 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी और 7 लोगों की इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है मौत। और वहीं आपको बता दें 2 दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और सभी घायलों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां की बाराबंकी में सड़क हादसा हुआ है और जिसमें करीब 18 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और खराब होने पर सड़क किनारे खड़ी थी बस। और वहीं आपको बता दें अंबाला पंजाब से बिहार जा रही थी ये बस, जिसका दर्दनाक हादसा हुआ और भारी बारिश होने की वजह से घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। और वहीं आपको बता दें राम सनई घाट के कल्याणी नदी पुल की एक घटना है इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि बाराबंकी से है। बाराबंकी में एक सड़क दर्दनाक हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में करीब 18 मजदूरों की मौत हो चुकी है और वहीं दर्जन से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और वहीं आपको बता दें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इसके अलावा 7 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। और वहीं आपको बता दें गंभीर रूप से जो घायल हुए थे मजदूर, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं 11 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। और वहीं बारिश के चलते कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बाद घायल मरीजों को निकाला गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि 2 दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आपको बता दें खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, जिसके चलते करीब 18 मजदूरों की मौत हो गई और इसमें दर्जनों मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और वहीं आपको बता दें मौके पर ही 11 मजदूरों की मौत हो गई और जबकि 7 मजदूरों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। भारी बारिश होने की वजह से घंटों तक चला था ये रेस्क्यू ऑपरेशन। और वहीं आपको बता दें राम सनई घाट के कल्याणी नदी पुल की एक घटना है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 18 मजदूरों की मौत हुई है। और वहीं आपको बता दें पंजाब से बिहार जा रहे थे मजदूर, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस खड़ी थी साइड में, जिसके चलते फिर ट्रक ने बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे में 18 मजदूरों की मौत हो गई और वहीं 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई है। और वहीं बारिश के चलते घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बाद 2 दर्जन से अधिक मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन से निकाला गया और उन मजदूरों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। खराब होने पर सड़क किनारे खड़ी थी बस। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि ग्रेटर नोएडा से है। जन सुविधा केंद्र पर छापेमारी की गई है और विधायक के बेटे की शिकायत पर पुलिस की छापेमारी। और वहीं आपको बता दें भारी मात्रा में मोहर लगे फॉर्म बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि ग्रेटर नोएडा से है। विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने की छापेमारी और भारी मात्रा में मोहर लगे फॉर्म बरामद किए गए। विधायक के नाम की मोहर लगे फॉर्म बरामद किए गए। पुलिस ने बिना हस्ताक्षर फॉर्म भी किए बरामद। और आपको बता दें एक लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर भी बरामद किए गए। दिल्ली के एक विधायक के नाम की मोहर बरामद की गई है और पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और वहीं आपको बता दें आरोपी फर्जी तरीके से बना रहे थे आधार कार्ड और विधायक के बेटे को मिली थी सूचना, जिसके बाद विधायक के बेटे ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने शिकायत के बाद छापेमारी की और पुलिस ने
मिहिर भोज कॉलेज के पास गिरोह को पकड़ा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर पुलिस की छापेमारी देखी गई और विधायक के बेटे की शिकायत के बाद पुलिस ने ये छापेमारी की है और इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, जन सुविधा केंद्र पर छापेमारी की गई है, जहां पर विधायक के मोहर की फॉर्म भी बरामद किए गए और विधायक के बेटे की शिकायत के बाद पुलिस ने की छापेमारी। और वहीं आपको बता दें, भारी मात्रा में मोहर लगे फॉर्म बरामद किए गए और इसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और विधायक के नाम की मोहर लगे फॉर्म बरामद किए गए। इस वक्त की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर पुलिस ने बिना हस्ताक्षर फॉर्म भी किए बरामद। विधायक के बेटे की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई और एक लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर भी इस छापेमारी में बरामद किए गए। और वहीं आपको बता दें, दिल्ली के एक विधायक के नाम की मोहर बरामद की गई है। और वहीं कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह नया बसवराज बोम्मई को नया सीएम चुन लिया गया है और उनकी ताजा पोस्टी का ऐलान मंगलवार को हुआ। और वहीं आपको बता दें, आज सुबह यानी थोड़ी देर में ही 11 बजे के करीब बसवराज बोम्मई सीएम पद की शपथ लेंगे और सीएम के साथ 3 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने वाले हैं और इनमें आर अशोका, गोविंद करजोल और श्री रामुलु के नाम भी शामिल हैं। और कर्नाटक में अब चर्चा है कि नया सीएम बनने के बाद भी कर्नाटक पर राज येदियुरप्पा का ही रहेगा। नए सीएम बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा का शिष्य और बेहद चहेता माना जाता है। विधायक दल की बैठक में येदियुरप्पा ने ही बोम्मई का नाम का प्रस्ताव रखा था और बोम्मई को जेडीयू से बीजेपी में लाने वाले येदियुरप्पा ही माने जाते हैं। और आपको बता दें, कर्नाटक में येदियुरप्पा बीजेपी की मजबूरी है और लिंगायत समुदाय में आने वाले येदियुरप्पा से किनारा करने का मतलब चुनावी दंगल में धोबी पछाड़ खाना है। और इसके अलावा आपको बता दें, 2013 में बीजेपी ये झेल चुकी है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद लिंगायत समुदाय बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार था। ऐसे में बीजेपी के पास येदियुरप्पा की बात मानने के सिवा दूसरा चारा नहीं था। और वहीं बसवराज बोम्मई की लिंगायत समुदाय से आते हैं। इनके पिता एसआर बोम्मई 1988 में 281 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे और बसवराज बोम्मई अब तक कर्नाटक के गृह मंत्री थे और अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन राज अभी भी येदियुरप्पा का ही चलेगा। और वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में करीब 17% लिंगायत आबादी है, जिसका असर करीब 100 सीटों पर है और कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आज शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वो अपने संबोधन में आतंकवाद सहित क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और इससे निपटने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्री के तजाकिस्तान के अपने समक्ष कर्नल जनरल शेराली मिर्जो से भी मिलने की उम्मीद है, ताकि द्विपक्षीय और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा सके। राजनाथ सिंह तजाकिस्तान के दुशांबे मंगलवार शाम को 8 देशों के प्रभावशाली संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। और राजनाथ सिंह के ऑफिस ने एक ट्वीट में कहा कि एससीओ समूह के सदस्य देशों के सुरक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री 27 से 29 जुलाई तक तजाकिस्तान यात्रा पर है। और कहा गया है कि वार्षिक बैठक में एससीओ समूह के सदस्य देश रक्षा सहयोग के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और उसके बाद एक संदेश जारी किए जाने की भी उम्मीद है। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि इटावा से। इटावा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और खनन माफियाओं ने बालू से भरा ट्रक छुड़ाया है
और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई है। और आपको बता दें, पुलिस के साथ मारपीट कर छुड़ाया गया ट्रक और खनन अधिकारी ने ओवरलोड ट्रक पकड़ा था और चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था ओवर ट्रक इटावा के। और वहीं आपको बता दें, इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां पर पुलिस से उन्होंने ओवरलोड ट्रक छुड़वा लिया है और पुलिस के साथ मारपीट की भी मामला सामने आया है। और आपको बता दें, चेकिंग के दौरान ओवरलोड ट्रक पकड़ा गया था, जिसके बाद खनन माफियाओं का हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ मारपीट करने के बाद उन्होंने अपना बालू से भरा ट्रक छुड़वा लिया। और आपको बता दें, चेकिंग के दौरान बालू से भरा ओवरलोड ट्रक पकड़ा गया था। इसके बाद उन खनन माफियाओं ने खनन अधिकारी ने ओवरलोड पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस से उन्हें छुड़वाया गया। और वहीं कोविड-19 वैक्सीन कोरोना संक्रमण के 97.4% प्रोटेक्शन देती है। और अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच के लिए की गई एक स्टडी में ये दावा किया गया है कि इस स्टडी में 3,235 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया था और हेल्थ केयर वर्कर्स में से 2,480 ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, जबकि 755 एक डोज ले चुके थे। इन पर भी की गई स्टडी में पता चला कि टीकाकरण के बाद कोविड-19 संक्रमण मामूली रहा और इससे गंभीर बीमारी नहीं हुई। और वहीं स्टडी के मुताबिक महिलाओं में संक्रमण का अनुपात 1.84 गुना अधिक था और इसमें बताया गया कि यह अधिकता मुख्य रूप से नर्सिंग कर्मियों के रूप में मरीजों की देखभाल में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण थी। और संक्रमण की संभावना मेडिकल और नर्सिंग कर्मियों में पैरामेडिकल, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की तुलना में ज़्यादा थी। और वहीं स्टडी में सामने आया कि 3,235 टीकाकरण वाले हेल्थ केयर वर्कर्स में से 2.63% अध्ययन अवधि के दौरान टीकाकरण के बाद कोविड-19 वायरस से संक्रमित हुए। और अध्ययन में कहा गया है कि इनमें से 76.5% फुल वैक्सीनेटेड थे और 23.5% आंशिक रूप से टीकाकरण करवा चुके थे और वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन रेट 97.4% थी। और वहीं केंद्र सरकार ने असम और मिजोरम की सीमा पर हुई हिंसा के आलोक में आज दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक बुलाई है। और आपको बता दें, बैठक आज सुबह 11 बजे होने की संभावना है। और वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला असम मिजोरम सीमा पर अचानक हिंसा बढ़ने के विषय पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और मुख्य सचिवों और डीजीपी की इस बैठक में शांति फॉर्मूला तैयार किए जाने की संभावना है ताकि इन दोनों राज्यों की सीमा पर दोबारा हिंसा न हो। और वहीं केंद्र सरकार असम और मिजोरम सरकारों के नियमित संपर्क में है और वो स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रही है। वहीं सोमवार को मिजोरम पुलिस द्वारा असम के अधिकारियों पर गोलियां चलाने से असम पुलिस के 5 कर्मी मारे गए, जबकि एक पुलिस अधीक्षक समेत 50 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। असम की बराक घाटी के कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी जिलों की 164 किलोमीटर लंबी सीमा मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और मामित जिलों से सटी है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण के आरोपों और छिटपुट झड़प के बीच अंतर्राज्यीय सीमा पर हिंसा हुई है और असम पुलिस के 5 कर्मी मारे गए। और इस हिंसक घटना से महज 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी और लंबे सीमा विवाद के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया था। और वहीं उधर असम सरकार ने मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर हुए संघर्ष में 5 पुलिसकर्मी और 1 आम नागरिक की मौत पर मंगलवार से 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। और इस बीच असम मिजोरम सीमा पर तनाव बना हुआ है और सीमा से लगते कछार जिले के लोगों ने पड़ोसी राज्य की आर्थिक नाकेबंदी की धमकी भी दी है। और वहीं असम सरकार ने एक आदेश जारी कर
बताया कि राजकीय शोक की अवधि में राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा और सार्वजनिक मनोरंजन के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि पीएम मोदी ने बाराबंकी हादसे पर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि बाराबंकी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदना है, ये पीएम मोदी ने कहा। और मामले में पीएम मोदी से सीएम योगी से बात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी ने बाराबंकी हादसे पर अपना दुख जाहिर किया है और सीएम योगी से भी बातचीत की गई और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया और वहीं घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि बाराबंकी से थी। बाराबंकी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और वहीं 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस बीच पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और पीएम मोदी की तरफ से मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें, घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी ने बाराबंकी हादसे पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि मेरी उन परिवारों के साथ संवेदना है जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई। और वहीं पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की है और उन्होंने सीएम योगी से कहा कि घायलों का उचित इलाज हो और वहीं मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया और वहीं घायलों के लिए 50,000 की मदद का ऐलान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि बाराबंकी में हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया है और दुख के साथ साथ मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, केरल, हर जगह इंसान कुदरत के आगे लाचार नजर आ रहा है। अब करगिल में भी अचानक आए बाढ़ ने भी तबाही मचा दी है। इस बाढ़ के बाद लेह का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है और नेशनल हाईवे 301 अस्थायी रूप से बंद हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई और वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ तापमान में अचानक वृद्धि हुई और पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लद्दाख के कारगिल में नदियों नालों में बहुत सारा पानी आ गया और इस पानी की वजह से संगरा संकु में बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से संगरा संकु घाटी में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट को 70% नुकसान पहुंचा और कई घरों को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। और वहीं मौसम विभाग ने श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।